हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी पर। आज हम आपके लिए पॉलिटिकल साइंस के लॉन्ग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। पहला प्रश्न है, संविधान किसे कहते हैं? ये 2 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन आपको पता होना जरूरी है। संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसमें देश में शासन व्यवस्था कैसे चलाई जाए इससे संबंधित नियम कानून होते हैं। संविधान में शासन व्यवस्था का स्वरूप, सरकार की शक्तियां, जनता के अधिकार, जनता के कर्तव्य, देश की संस्थाएं, सरकार के विभिन्न अंग और उसके कार्य, प्रशासन इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। समझ में आ गया होगा आपको संविधान किसे कहते हैं। संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है जो देश को चलाने के लिए नियम और कानून होते हैं, ठीक है। और ये सरकार की शक्तियों के बारे में बताता है, जनता के अधिकार के बारे में बताता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, ये कई बार रिपीट हुए हैं। अगर आपने ये प्रश्नों की वीडियो पूरी अंत तक देख ली तो 100% आप पॉलिटिकल साइंस में अच्छे नंबर स्कोर कर लोगे। बात करते हैं हम अपने वापस टॉपिक पर। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? समाज में तालमेल बनाने के लिए। इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। संविधान बुनियादी नियम उपलब्ध कराता है जिससे जनता के बीच विश्वास और तालमेल बना रहे, ठीक है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संविधान क्या करता है? नियम और कुछ कानून उपलब्ध कराता है जो कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए। न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए संविधान कुछ नियम देता है जिससे कि सभी व्यक्तियों के साथ न्याय हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। चौथा है, शासन व्यवस्था चलाने के लिए। जो शासन है, सरकार है, उसको चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए। जो सरकार है वो कभी कभी गलत कार्य करना शुरू कर देती है, भ्रष्टाचार कर देती है, तो उसको रोकने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। भारतीय संविधान की रचना किस ब्रिटिश मंत्रिमंडल की समिति द्वारा प्रतिपादित किया गया है? इसे योजना को विस्तार से समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान से रखना। भारतीय संविधान की रचना किस ब्रिटिश मंत्रिमंडल की समिति द्वारा प्रस्तावित की गया है? इस योजना को विस्तार से समझाइए। तो इसका उत्तर समझिएगा, ब्रिटिश मंत्रिमंडल समिति कैबिनेट मिशन द्वारा सदस्यों का चयन। तो किस प्रकार सदस्यों का चयन हुआ? ब्रिटिश प्रांतों से 292 जो ब्रिटिश थे वहां से 292 जो प्रतिनिधि थे वो लिए गए जो भारत सरकार के गवर्नर थे। और जो 93 हैं वो देशी रियासत से हैं, देशी रियासतों से हैं, ठीक है, 93। और जो 4 हैं वो चीफ कमिश्नर से हैं, जैसे दिल्ली, अजमेर और कुर्ग, और आपका एक है, खैर याद नहीं है मुझे, आएगा तो बताऊंगा। इस प्रकार ये कुल सदस्य थे 389 सदस्य, ठीक है। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य कुल थे। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय में बांट रखा था, मुसलमान, सिख और सामान्य, जिसे हम जनरल भी कहते हैं सामान्य को, ठीक है। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना। देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व के चुनाव का तरीका उनके परामर्श इसे तय किया गया था। मतलब जब ये तरीका था चुनाव का, उसे सलाह लेकर तय किया गया था। समझ में आया आपको? चलते हैं हम आगे प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान को उधार का थैला, पुष्प गुच्छ क्यों कहते हैं? ठीक है, यह आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, प्रश्न को घुमाकर उल्टा करके। भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप अपने लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपके एग्जाम में देखेंगे आप, यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 100% यही क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसे उधार का थैला क्यों कहा गया या इसे पुष्प गुच्छ क्यों कहा गया? तो बताते हैं। भारतीय संविधान का लगभग 75% हिस्सा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान में अन्य देशों से भी प्रावधान लिए गए हैं, इसलिए भारत के संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। अब देखो किस किस देशों से लिए हैं। तो जो ब्रिटेन है और ब्रिटिश है
ब्रिटिश से लिए कौन कौन से प्रावधान लिए हैं? सर्वाधिक जीत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। जैसा कि आपको पता है कि आजकल भारत में जो सबसे ज्यादा वोट पाता है उसको जीता दिया जाता है, उसे पद दे दिया जाता है। तो ये जो हमारा जो प्रावधान है वो हमें ब्रिटिश सरकार से लिया गया है। दूसरा है सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार और कानून निर्माण विधि। जैसा कि आप जानते हैं कि कानून जब बनता संसद में तो जो कानून निर्माण प्रक्रिया है वो भी ब्रिटिश से ली गई है, ब्रिटिश शासन से ली गई है। ठीक है। दूसरा है फ्रांस। फ्रांस के संविधान से लिए गए प्रावधान। फ्रांस का संविधान साहब वहां से भी हमने कुछ प्रावधान लिए हैं। कौन कौन से? स्वतंत्रता मतलब सभी को आज़ादी होनी चाहिए, समानता सभी को इक्वलिटी होनी चाहिए, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए, बंधुत्व का सिद्धांत मतलब भाईचारे वाली बात की गई है, ये फ्रांस से लिए गई है हमारे संविधान में। तीसरा आयरलैंड के संविधान से लिए गए प्रावधान। आयरलैंड के संविधान से भी कुछ प्रावधान लिए हैं हमारे संविधान ने। क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इन्हें आप आगे भी पढ़ोगे। चौथा अमेरिका से लिया। अमेरिका के संविधान से लिए गए प्रावधान। अमेरिका से कौन कौन से लिए? मौलिक अधिकार, जिन्हें आप अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हो। उसके बाद न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये आप आगे के चैप्टर में पढ़ोगे। ये जो प्रावधान है वो अमेरिका से लिए गए हैं। पांचवा है आयरलैंड के संविधान से लिए गए प्रावधान। तो आयरलैंड से किया लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। छठा है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। वहां से क्या लिया गया है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में संविधान में संशोधन होता है लेकिन बहुमत की आवश्यकता होती है, तो ये संशोधन वाली प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। सात और लास्ट कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से क्या लिया हमने? मजबूत केंद्र सरकार वाली संघवाद व्यवस्था, ये हमने कनाडा से ली है। समझ में आया आपको? इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बिल्कुल छपेंगे, बिल्कुल आएंगे, ध्यान रखना इस चीज का। और आप मुझे उसी दिन जिस दिन आपका एग्जाम है 4 अक्टूबर को, तो आप मुझे कमेंट करके बताना ये प्रश्न आए थे कि नहीं आए थे। ठीक है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि हम आपको इसी तरह की वीडियो लेकर आते रहें। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। जो भारत का संविधान है उसकी विशेषताएं क्या हैं बताइए। तो जो भारतीय संविधान है उसकी विशेषता है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान। ये पहला संविधान है जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान रहा है, वो भी लिखा हुआ लिखित। ठीक है। दूसरी विशेषता, भारतीय संविधान ना अधिक लचीला है और ना ही अधिक कठोर है। ठीक है। अब आप कहेंगे लचीला और कठोर क्या होता है? ये ना अधिक लचीला है ना अधिक कठोर है क्योंकि इसमें जो संशोधन है वो सफलतापूर्वक किया जा सकता है। समझ में आया आपको? भारतीय संविधान देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाता है। जैसे हमारा भारत का संविधान देश है, संविधान भारत का संविधान है वो देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाता है। मतलब यहाँ सभी समुदाय, सभी वर्ग, सभी जाति, सभी लिंग के लोग रहते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष यही होता है कि सभी को मान्यता मिलनी चाहिए। ऐसा हमारा भारतीय संविधान में दिया गया है। भारतीय संविधान दुनिया का सफलतम संविधान है। जो भारत का संविधान है वो दुनिया का सफल संविधान के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के अनुसार जनता को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अगर उनका उल्लंघन होता है तो वह उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। तो ये हमारे संविधान में दिया हुआ है, ये हमारे संविधान की विशेषता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में एकल नागरिक का प्रावधान भी है। समझ में आया आपको? चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। एक सभ्य समाज के निर्माण में संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, विस्तार से समझाइए। एक सभ्य समाज के निर्माण में संविधान की क्या भूमिका होती है समझते हैं। किसी भी सभी समाज में नागरिक को अपने सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वांगीण मतलब होता है सभी विकास के लिए, ठीक है, यह सब सारा विकास चाहिए। सारे विकास के लिए विभिन्न प्रकार के अधिकारों की आवश्यकता होती है, जैसे समानता, स्वतंत्रता, न्याय आदि। ठीक है। ये सभी अधिकार और मूल्य समाज को संविधान ही प्रदान करता है। इसलिए किसी भी सभ्य समाज के निर्माण में संविधान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समझ में आया? देखिए नेक्स्ट प्रश्न।
भारतीय संविधान में कौन से मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अनुसार भारत की जनता को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जिससे वह अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। ठीक है, जो मौलिक अधिकार हैं या सामान्य अधिकार हैं या अधिकारों का घोषणा पत्र है, ये व्यक्ति के लिए जरूरी हैं। क्यों जरूरी हैं? क्योंकि व्यक्ति इससे क्या कर सकता है? विकास कर सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है। ठीक है, हमारा संविधान इन मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। मतलब गारंटी देता है, मतलब जो मौलिक हमारा संविधान है वो मौलिक अधिकारों को देता है। यदि उनका उल्लंघन होता है तो आप उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, आपकी वहां सुनवाई होगी, इसलिए ये गारंटी देता है। ठीक है, अब हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? समानता का अधिकार, जिसको हम समता का अधिकार भी कहते हैं। मान लो समता का अधिकार क्या है, इसके अंतर्गत क्या आता है? सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझा? आगे, स्वतंत्रता का अधिकार, सभी को स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत जैसे देश में कहीं भी आना और जा सकता है, कहीं भी बस सकता है, कोई भी व्यापार कर सकता है, यह स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसमें 14 साल से कम उम्र में बच्चे से कोई खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता, कोई दबाव वाला कार्य नहीं कराया जा सकता। यह शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या आता है? सभी को अपने धर्म अपनाने की आजादी है और अपने धर्म का प्रचार करने की भी आजादी है। पांचवा, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, सभी व्यक्तियों को शिक्षा पाने का अधिकार है, अपनी संस्कृति पाने का अधिकार है। समझ में आया? 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह क्या अधिकार है भाई? यदि किसी भी नियमों का उल्लंघन होता है, जो मौलिक अधिकार है उनमें किसी भी का उल्लंघन होता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का जा सकते हैं, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न पर क्या प्रश्न है? नेक्स्ट प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं? क्या हैं? स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों में समानता लाने और सबका कल्याण करने के लिए मौलिक अधिकारों के अलावा बहुत से नियमों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं? मौलिक अधिकारों के अलावा जो नियमों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। दूसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत ऐसे ही नीतिगत निर्देश सरकार को दिए गए हैं जिनको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, परंतु उन्हें लागू करने के लिए सरकार से आग्रह किया जा सकता है। सरकार का उत्तरदायित्व है जिस सीमा तक उन्हें लागू कर सकती है। ठीक है, ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। मौलिक कर्तव्य से क्या तात्पर्य है? मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक अधिकार मत समझना, इसमें ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये मौलिक कर्तव्य है। इससे आपका क्या तात्पर्य है या इसका क्या अर्थ है? ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य का क्या अर्थ है? हमारा संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, ऐसे में नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि वह अपने संविधान का सम्मान करें, अपने देश का सम्मान करें, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय धरोहर का सम्मान करें। ठीक है, तो ये होते हैं मौलिक कर्तव्य। और हम बहुत सारे मौलिक कर्तव्यों की बात कर लेते हैं। सरकार नागरिकों को देश के प्रति समर्पण को दिखाता है, मतलब ये मौलिक कर्तव्य हैं, उनके कर्तव्य हैं जो उन्हें करने चाहिए। क्या करने चाहिए? नागरिकों का देश के प्रति समर्पण होना चाहिए। और 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची अनुच्छेद 51 का समावेश किया गया है। इसके अंतर्गत नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य इस प्रकार हैं। क्या क्या हैं मौलिक कर्तव्य व्यक्तियों के, जो व्यक्तियों को करने चाहिए?
संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में जगाए रखना, सजाए रखना, उनका पालन करना, भारत में संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, राष्ट्रीय रक्षा एवं सेवा के लिए तत्पर रहना। मतलब जो राष्ट्रीय मतलब देश की रक्षा के लिए और सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। अखंडता के रक्षा करना चाहिए, भारत संविधान की पालन करना चाहिए, जो संविधान है उसका पालन करना चाहिए, जो राष्ट्रीय ध्वज है अपना तिरंगा उसका सम्मान करना चाहिए, जो अपना राष्ट्रीय गान है जन गण मन उसका सम्मान करना चाहिए। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है। नागरिकों में भाईचारे का निर्माण करना, नागरिकों के बीच भाईचारा बना के रखना चाहिए, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसको बनाए रखें। प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण करें, उसकी रक्षा करें। पर्यावरण हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उसके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो पर्यावरण संरक्षण को बनाए रखें, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। आपके एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलते हैं हम आगे नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो लास्ट वाला जो अधिकार था संवैधानिक उपचारिक का अधिकार, इस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है। इसके अंतर्गत हम कुछ बातें कर लेते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त किया है कि वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश दे सकता है। न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करता है जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे उतार लो, ये आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपको आएगा पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में। उससे संबंधित प्रश्न आ गया, ये समझ लो, इसको भी इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकारों के हनन पर न्यायपालिका कौन से रिट जारी करती है? क्या मौलिक अधिकारों के हनन पर, हनन क्या होता है? अरे भाई, मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर या हनन पर न्यायपालिका कौन से रिट जारी करती है? यदि कोई किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन करता है या उल्लंघन करता है या मौलिक अधिकार का दुरुपयोग करता है तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए सरकार को आदेश दे सकती है। न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करती है जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण? जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और वो निर्दोष है, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो वह न्यायालय में आकर अपनी गवाही दे सकता है और अगर वो निर्दोष है तो उसे छोड़ा जा सकता है। इसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। समझ में आया? परमादेश, निषेधादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षा रिट, ये है रिट। इनको आप एक बार एक्सप्लेनेशन जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में संबंध बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में रिपीट होता है और हर साल आता है। या पूछे आपसे अंतर क्या है या संबंध क्या है, ये दो प्रश्न किसी प्रकार से पूछ सकता है। तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जा सकता है। पूरक मतलब एक दूसरे के रूप में देखा जा सकता है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार इसको भी वैसे ही देखा जा सकता है। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, भाई नीति निर्देशक तत्व से कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं। क्या है भाई मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व? जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, भाई नीति निर्देशक तत्व से कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकारों की बात करते हैं, नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के अधिकारों की बात करते हैं। ठीक है। मौलिक अधिकार क्या करते हैं? अधिकार व्यक्ति के अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है वो पूरे समाज के अधिकारों की बात करते हैं। कभी कभी नीति निर्देशक तत्व को लागू करने में यह मौलिक अधिकारों से टकरा जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चुनाव आयोग के कार्य बताइए।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 4 नंबर में। चुनाव आयोग के कार्य बताइए। तो चुनाव आयोग के कार्य होते हैं मतदाता सूची तैयार करना। जो आप मतदाता हैं, वोट डालने जाते हैं, उनकी सूची कौन तैयार करता है? चुनाव आयोग करता है। चुनाव का संचालन करना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, ये किसकी जिम्मेदारी है? चुनाव आयोग की। कि भाई स्वतंत्र होने चाहिए, किसी प्रकार का पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। आचार संहिता जारी करना। आचार संहिता क्या होता है? अरे भाई, आचार संहिता होता है कि जहां चुनाव के बारे में ज्यादा लोग इकट्ठे होकर बातें नहीं कर सकते। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह जारी करना। जितने भी दल होते हैं उनको चिन्ह जारी करते हैं। जैसे कि आप जानते हो बीजेपी का कौन सा है? कमल। तो उसको कौन जारी करता है? चुनाव आयोग करता है। समझ में आया? आ गया भाई। राजनीतिक पार्टियों का पंजीकरण। पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन। जैसे कि आपको दिखता है कि मशीन में हाँ ये पार्टियां हैं, तो इनका पंजीकरण कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के द्वारा खर्च की जाने वाली राशि की सीमा कौन तय करता है? चुनाव आयोग करता है। क्या करता है? उम्मीदवार हैं, जो नेता हैं, वो लड़ने जा रहे हैं चुनाव में जीतने के लिए, तो वो क्या करता है? कितना खर्चा करना है वो कौन तय करता है? चुनाव आयोग तय करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अथवा में आपसे पूछा जा सकता है, चाहे चुनाव आयोग के कार्य पूछे या पूछे चुनाव प्रणाली की कमियां, कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। तो इसका क्या है? चुनाव प्रणाली क्या क्या कमियां है भाई? चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के द्वारा अधिक पैसे खर्च किए जाते हैं। भाई ज्यादा पैसे खर्च कर लिए जाते हैं, पैसे खर्च करके वोट खरीद लिए जाते हैं, पैसे दे देकर जीत जाते हैं भाई। चुनाव के समय वोटों को खरीदा जाता है। राजनीतिक दलों के द्वारा जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, लोग नाम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। राजनीति में अपराधियों की बढ़ती भागीदारी। अपराधी क्या होता है भाई? जो अपराध करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और राजनीति में घुस जाते हैं और कहते हैं वोट मुझको ही देना वरना पता नहीं रह नहीं पाएगा। ये क्या कर रहे हैं? अपराधी कर रहे हैं भाई। अपराध है ये जेल से होकर आए हैं, मुकदमा दायर है, लेकिन ये फिर भी क्या लड़ते हैं? चुनाव लड़ते हैं। तो ये चुनाव आयोग की सबसे बड़ी कमी है कि भाई इनको टिकट नहीं देना चाहिए, इनको नहीं बैठाना चाहिए। तो ये कमियां हैं इनकी। राजनीतिक दलों के द्वारा जनता के सामने लुभाने वादे किए जाते हैं। ये इस चुनाव प्रणाली की कमियां हैं कि भाई लुभाने वादे किए जाते हैं। हाँ भाई, हर महीने इतने इतने पैसे आएंगे, 50-50 हजार रुपए पर साल आएंगे, ये वादे किए जाते हैं, आपसे लुभाने वादे किए जाते हैं और आप लूभ जाते हैं और आप बहकावे में आ जाते हैं और आप वोट गिरा देते हो किसी को भी, आपको पता ही नहीं कौन हमारा विकास करेगा। तो ये चुनाव प्रणाली क्या है? कमियां हैं। राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव में हिंसा का प्रयोग करना। जब वोट पड़ते हैं, चुनाव होता है, तो बहुत से लोग लड़ाई झगड़ा करके वोट जीत जाते हैं, हिंसा करते हैं। तो ये चुनाव प्रणाली कमियां हैं, इनको रोकना चाहिए। राजनीतिक दलों के द्वारा वोट के बदले पैसे, वस्तुएं या अन्य प्रकार के लालच दिए जाते हैं। ये लालच नहीं देने चाहिए, इसलिए चुनाव प्रणाली की कमियां हैं। अब चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए कुछ सुझाव बताइए। हाँ भाई, चुनाव प्रणाली है, उसमें सुधार करना है, तो क्या सुझाव बताएं? क्या सॉल्यूशन है, क्या सजेशन है? देखिए, चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पर समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली लागू करनी चाहिए, जिससे राजनीतिक दलों को उसी अनुपात में सीटें मिलेंगी जिस अनुपात में उन्हें वोट मिलेंगे। ठीक है, तो ये सुधार होना चाहिए। संसद और विधानसभा में 1/3 सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। संसद हो या विधानसभा हो, वहां 1/3 सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षण कर देना चाहिए। यदि किसी उम्मीदवार के विरुद्ध कोई क्रिमिनल केस, कोई अपराधी हो, तो उसे चुनाव लड़ने से रोक देना चाहिए। ठीक है, राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने के लिए कानून होना चाहिए। समझ में आया? ये है चुनाव प्रणाली को कैसे ठीक किया जा सकता है। अब बात करते हैं भारत में सर्वाधिक वोट की जीत की प्रणाली को ही क्यों लागू किया गया है। हाँ भाई, समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली थी, लेकिन सर्वाधिक वोट वाली प्रणाली को ही क्यों स्वीकार किया है? जो जीते वही आगे, इसे क्यों लागू किया? क्यों? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की प्रक्रिया काफी जटिल होती है। जैसे कि आपको पता है,
एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की प्रक्रिया काफी कठिन होती है, इसलिए इसे लागू किया गया। ये छोटे देशों में तो लागू हो सकती है, लेकिन भारत जैसे विशाल देशों में लागू नहीं हो सकती, इसलिए सर्वाधिक जीत वाली प्रणाली को ही लागू किया है। सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था की सफलता इसकी लोकप्रियता का कारण है। उन मतदाताओं के लिए उन्हें राजनीति और चुनाव का विशेष ज्ञान नहीं है, उसके लिए पूरी चुनाव व्यवस्था को समझना, इसलिए पूरी चुनाव व्यवस्था को समझना सरल है। जैसा कि आपको पता है, मतदाता मतलब भारत में जो मतदान करते हैं, वोट करते हैं, वो कुछ अनपढ़ हैं, कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इसे लागू किया गया है। समझ में आ गया क्यों लागू किया गया है? 3 से 4 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। गठबंधन के युग के कारण प्रधानमंत्री की शक्तियों पर अंकुश लगा है, क्या आप इस कथन से सहमत हो? ध्यान समझो, गठबंधन के समय प्रधानमंत्री की शक्तियों हैं, तो प्रधानमंत्री की शक्तियां उस पर अंकुश लग जाता है गठबंधन के समय। क्या आप इस कथन से सहमत हो? बताइए। तो आप क्या लिखेंगे? हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं कि राष्ट्रपति गठबंधन के युग के कारण प्रधानमंत्री की शक्तियों पर अंकुश लग जाता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि गठबंधन के समय प्रधानमंत्री की शक्तियों पर क्या लग जाता है? अंकुश लग जाता है। प्रधानमंत्री की शक्तियों पर क्या लग जाता है? अंकुश लग जाता है। राजनीतिक सहयोगियों से विचार विमर्श बढ़ जाता है। जब पता है कि भाई प्रधानमंत्री शक्तियों पर क्या लग गया? अंकुश लग गया, तो वो क्या करते हैं? राजनेता क्या करते हैं? राजनीति में क्या करते हैं? विचार विमर्श करते हैं, बातचीत करने लगते हैं। गठबंधन वाला प्रधानमंत्री मंत्रियों का चयन अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। क्यों भाई? गठबंधन की सरकार चल रही है, तो प्रधानमंत्री है वो मंत्रियों का चयन अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। गठबंधन वाला प्रधानमंत्री नीतियों और कार्यक्रम अकेले तय नहीं कर सकता। जब भाई गठबंधन बना है, तो वो क्या करेगा? पूरा गठन, पूरा समूह नीतियों और कार्यक्रम तय करेगा। समझ में आया? आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री के चुनाव में राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता, स्पष्ट करो। क्यों नहीं चला सकता भाई? प्रधानमंत्री के चुनाव में राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता, क्यों? क्योंकि जो प्रधानमंत्री है वो बहुमत दल का नेता होता है, उसे ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। गठबंधन के समय भी जिस व्यक्ति को सदन का विश्वास प्राप्त हो जाता है, उसे ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है, इसलिए वो अपनी मर्जी नहीं चला जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आमतौर पर देखा जाता है कि संसदीय कार्यपालिका वाले देशों में प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर हो जाता है। ऐसा किन कारणों से होता है? बस प्रश्न को घुमाया है और कुछ नहीं किया है। ये साधारण सा प्रश्न है, प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन करें, लेकिन आपको प्रश्न घुमा दिया है। समझ लेना कि प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर हो जाता है, ये किन कारणों से होता है, इनके उत्तर आपको लिख देने हैं। क्योंकि मंत्रिपरिषद पर प्रधानमंत्री का पूरा नियंत्रण होता है, अधिकारी वर्ग पर आधिपत्य होता है। मतलब मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण किसका रहता है? प्रधानमंत्री का। लोकसभा का नेतृत्व, मतलब लोकसभा का सदस्य होता है, ये लोकसभा का नेता होता है। मीडिया तक इसकी पहुंच होती है। चुनाव के दौरान उसके व्यक्तिगत का उभार आता है। जब चुनाव होते हैं तो उसका परिचय उभर कर आता है, उसके कार्य उभर कर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि, अंतर्राष्ट्रीय मतलब देश के बाहर देशों से क्या बनाते हैं? छवि बनाते हैं, पहचान बनाते हैं अपनी। विदेशी यात्रा के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न, 100% ये आपके एग्जाम में आएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा संसद के बीच एक सेतु का काम करता है, स्पष्ट कीजिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा संसद के बीच एक सेतु का काम करता है, स्पष्ट करो। तो जो प्रधानमंत्री है राष्ट्रपति को सलाह देता है, सदन की कार्यवाही से अवगत कराता है और सदन को राष्ट्रपति का संदेश देता है। ठीक है, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। संसदीय कार्यपालिका की 4 विशेषताओं का वर्णन करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसदीय कार्यपालिका है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं? संसदीय कार्यपालिका में सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। विधायिका में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है और विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होता है। विधायिका मतलब जनता के प्रति क्या होता है? ये उत्तरदायित्व होता है। समझ में आया? और 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क्स।
राष्ट्रपति के ऐसे कौन से विशेष अधिकार हैं जो राष्ट्रपति की शक्ति को प्रभावी बनाते हैं? कौन कौन से? वीटो और गठबंधन की सरकार के समय प्रधानमंत्री का चुनाव। यह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, स्पष्ट करो। तो इसका उत्तर क्या है? भारत में लोक सेवक प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी होते हैं। ये अपने अपने विषयों में परंपरागत होते हैं, इसलिए नीतियों को बनाने और लागू करने में वे राजनीतियों की सहायता लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन करें। जो राष्ट्रपति हैं उसकी आपातकालीन शक्तियां क्या है, वर्णन करो। जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो तो राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। यदि देश पर आक्रमण हो जाए, यदि देश में वित्तीय संकट आ जाए, तो ये क्या कर सकता है? आपातकालीन लागू कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, पॉकेट वीटो से क्या अभिप्राय है? यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता और लंबे समय तक अपने पास रख लेता है, ऐसी स्थिति में वह पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है। समझ में आया? 1 मार्क्स में आ सकता है आपके एमसीक्यू टाइप में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। समझ में आ गया? 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके कितने मार्क्स? 4 मार्क्स मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 4 मार्क्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो। कौन सा? राजनीतिक कार्यपालिका तथा स्थायी कार्यपालिका में अंतर बताओ। तो देख लो, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में अंतर। 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, समय से पहले भी हटाई जा सकती है, अपने कार्यों में निपुण नहीं होती। जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है वो अस्थायी कार्यपालिका होती है। ठीक है, वह 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, उससे पहले भी हटाई जा सकती है और अपने कारणों में निपुण, मतलब अपने कार्य हैं उसमें सक्सेस नहीं होते, सफल नहीं होते, निपुण नहीं होते। लेकिन जो स्थायी कार्यपालिका होती है वो क्या होती है? ये रिटायरमेंट की आयु तक चुनी जाती है। ये रिटायरमेंट तक काम करती है, मतलब 60 वर्ष की आयु तक काम करती है और अपने कार्यों में निपुण होते हैं, सक्सेस होते हैं, सफल होते हैं और दक्ष और निपुण होने के कारण राजनीतिक कार्यपालिका को मदद देते हैं।